हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे लोगों ने अपने रिकवरी स्टोरीज शेयर किए हैं। बहुत से लोगों ने बताया है। मैं आपको बताऊं तो आज की स्टोरी में 9 लोगों के एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ। अब तक की जितनी मेरी वीडियोस है ना, हाईएस्ट नंबर है ये। और मैं आपको सच में बताऊं, जब भी कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है ना कि हाँ मैं रिकवर कर रहा हूँ और मैंने ये किया है और मैं ऐसे करके अब मैं ठीक हो रहा हूँ, तो मुझे सच में बहुत खुशी होती है कि जब वो ये कहते हैं ना कि दीदी आपने जो बताया वो भी हमने किया, तो वो मेरे लिए बहुत स्पेशल हो जाता है। क्योंकि किसी की लाइफ में अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मेरी वजह से कुछ ऐड हो पाई है ना, तो वो बहुत इत्मीनान देती है, बहुत सुकून देती है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और साथ में आप लोगों के सवाल जो मुझसे पूछे हैं आप लोगों ने रिसेंटली, उनके जवाब भी देने की कोशिश करूंगी। तो बने रहिए हमारे साथ एंड तक। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर उन तक ज़रूर शेयर कर दें जो लोग इस तकलीफ में लंबे टाइम से हैं और जिनको जिनको लग रहा है कि अब वो ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, उन तक तो ज़रूर पहुंचाएं। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आप देखिएगा ज़रूर। चलिए, सबसे पहले जिनका मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ ये गोविंद जी हैं। इन्होंने मुझे अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पर मैसेज किया है, लेकिन ये 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे फॉलो कर रहे थे। तो ये मुझसे जो इन्होंने बातें की हैं उन्हें पढ़ के मैं और आपको पूरा डिटेल ही उनका मैसेज आपसे आपसे शेयर करूँगी। क्योंकि इनका मैसेज एक हकीकत बयान करता है जो कि पता चलना चाहिए लोगों को भी। और कहाँ पे ये मिस्टेक अभी भी कर रहे हैं वो भी मैं क्लियर करूँगी। तो इन्होंने मुझे जो मैसेज भेजे हैं वो पढ़िए, बहुत डिटेल में लिखा है इन्होंने। तो मैं सब बताती हूँ आपको। इन्होंने लिखा है, शबाना जी नमस्कार। नमस्कार जी। इन्होंने लिखा है कि मैं गोविंद सिंह बिस्ट, उम्र 65, हल्द्वानी जिला नैनीताल से हूँ और मुझे मई 2022 में गमले से पुराना पौधा खींचते समय कमर में चस्का सा लगा था। आप समझ गए हो कि कितने छोटे पॉइंट पे भी तकलीफ पैदा हो सकती है। किसी को पता है कि गमले से एक पौधा खींचा इन्होंने और इनको उस वक्त झटका लगा। 65 इनकी एज है इस वक्त। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है कि तभी से लगा कमर में काफी दर्द है। 1 हफ्ते बाद हड्डी वाले डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे करवाया, कुछ दिन दवा ली, कोई फर्क नहीं पड़ा। दर्द बढ़ता गया, अब कमर से नीचे बाएं पैर को सरकने लगा। और आपको बता दूं कि मुझे भी सेम था। पहले कमर में दर्द था, फिर मेरे लेफ्ट वाले पैर में ही दर्द आया था। कुछ लोगों को राइट में आता है, तो कुछ ज़्यादातर मोस्टली जो है ना वो लेफ्ट वाले पैर में ही शिकायत बताते हैं। फिर इन्होंने लिखा है कि लोगों की सलाह पर नसों वाले बड़े डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने एमआरआई रिपोर्ट देखकर 15 दिन की दवा लिखी, फिर आने को कहा। दवा से कोई असर नहीं हुआ, दर्द और बढ़ता गया, अब चलना भी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं मैं, जब हम मेडिसिन लेते हैं, न्यूरो के पास जाते हैं, नसों वाले डॉक्टर के पास, तो वो हमें ट्रीटमेंट में हमें साफ साफ मतलब ये बोलते हैं कि ये प्रिकॉशंस लेना। ठीक है, लेकिन वो प्रिकॉशंस हम लेते नहीं है। हमें लगता है कि ऐसी तकलीफ है, दवाई खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो यहाँ पे इनको आराम नहीं दिखा और जब 15 दिन में आराम नहीं दिखा तो ये मेरे ख्याल से वापस भी नहीं गए शायद। इन्होंने कहा है दर्द बढ़ता चला गया, अब चलना भी मुश्किल हो रहा था। मैं रिटायर्ड एम्प्लॉय हूँ इसलिए घर पर ही रेस्ट कर लेता था। दर्द बढ़ता गया, फिर आयुर्वेदिक इलाज करवाया, उससे भी कोई लाभ नहीं मिला। फिजियो भी 25 दिन के पैकेज में करवाया, जो फिजियोथेरेपी होती है ना वो भी कराई इन्होंने, उसमें भी कोई सुधार नहीं हुआ और बढ़ता गया। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हो, तो प्लीज इस चीज को दिमाग में मत रखिएगा कि किसी पेशेंट के साथ ऐसा हुआ है तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। ऐसा नहीं है। बहुत से पेशेंट हैं जो कि एलोपैथिक जैसे ही लेते हैं वो एकदम ठीक हो जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो फिजियो कराते हैं तो ठीक हो जाते हैं। कुछ को आयुर्वेदिक मेडिसिन से एकदम आराम आ जाता है, वो जाते ही नहीं है एलोपैथिक की तरफ। वो मतलब जैसे आड़ोस पड़ोस में कोई होता है ना, ये कोई बता देता है कि वहां चले जाओ, वहां से ठीक हो जाते हैं। तो हर किसी का अलग अलग है। ये उनके बारे में बात हो रही है जिनको कहीं से भी रिलीफ नहीं आ रहा है और दर्द बढ़ते चले जा रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हो कि मैं उनमें से ही एक थी। तो अब उसका रीजन भी आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, फिर 25 दिन के पैकेज में करवाया फिजियोथेरेपी, उससे कोई सुधार नहीं हुआ और बढ़ता गया। होम्योपैथी का भी इलाज करवाया पर कोई फर्क नहीं पड़ा। एक दिन अचानक आपका वीडियो माई स्टोरी दिख गया, उसमें जो आपने बतलाया ठीक वही चीजें मेरे केस में भी हूबहू चली थी।
ये उसी स्टोरी की बात कर रहे हैं जो मैंने स्लिप डिस्क से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो जो डाली थी ना, उसी की। मैंने आपके द्वारा बतलाई गई दरकुन्निसा और हब्बैज राखी तुरंत लेनी शुरू कर दी। 1 हफ्ते में ही फायदा नजर आना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे इन्होंने मतलब जो मैंने बता रखी है, मैंने जो ली थी वो मैंने वीडियो भी शेयर की थी, बनाई थी मैंने वीडियो, तो उसमें बताया था मैंने ये मेडिसिन ली है, तो उसमें से 2 मेडिसिन इनको मिल गई और इन्होंने वो लेना स्टार्ट कर दिया, तो इनको रिलीफ मिलना स्टार्ट हुआ। अब ये ऑलरेडी बहुत सारे ट्रीटमेंट ले चुके थे, तो इन्होंने जब यूनानी लिया और कुछ चीज़ें जो मैंने बताई थी वो भी इन्होंने की होंगी, तो इनको उसमें रिलीफ जब नज़र आया तो इनको थोड़ी उम्मीद जगी। ठीक है, इन्होंने लिखा है पिछले 1 साल से तीनों दवाएं ले रहा हूँ, मालिश भी चल रही है, पैर का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। इन्होंने मुझसे बात की जब, तो इन्होंने मुझे बताया कि मेरा पैर जो है ना वो इतना भयानक पेन था, मतलब ये चल नहीं सकते थे, खड़े नहीं हो सकते थे, बहुत दर्द था पैर में। तो इन्होंने कहा कि वो दर्द जब ठीक हो गया है, लेकिन कमर में अभी भी बना है, और वो क्यों बना है उसके बारे में भी बात करूंगी। इसके लिए ये जो ग्राम संभाल की सहारनपुर जो हकीम साहब थे ना, जिनसे मैंने मेडिसिन ली थी, उनके बारे में इन्हें को पता चला, तो ये वहाँ भी गए और वहाँ से भी इन्होंने मेडिसिन ली। तो पता चला कि अब हकीम साहब नहीं रहे हैं और उनके लड़के ने दवा दी और कुछ ऐड भी किया। मुझे आपका जो मार्गदर्शन मिला उसके लिए मैं और मेरा परिवार आपका आभारी है, वरना मेरी हालत बेकाबू हो गई थी। अपने अलावा मैंने ये दवा कई और लोगों को भी बतलाए, उन्हें भी फर्क है, वे भी आपके शुक्रगुजार हैं। मेरे क्या है जी, सब ऊपर वाले की करम है, उसकी मर्जी है, तभी किसी को रिलीफ हो सकता है। ठीक है, इन्होंने कहा है कि थोड़ा कमर में दर्द अभी भी दर्द है, अकड़न रहती है, कृपया इसका समाधान भी बताइए। हकीम साहब से जानने गया था, उनके न रहने पर आप ही कुछ कुछ टिप्स दें तो मेहरबानी होगी। आपकी वजह से ही मेरी भारी पीड़ा तकलीफ दूर हो पाई है, वरना सियाटिका से तो कमर और पैर बेकार होने वाले थे। देखिए, मैंने इनसे बात की कि जब जब इनको इतना लंबा टाइम हो गया है और अभी भी कमर में दर्द बना हुआ है, तो इन्होंने फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, जहाँ पे मैं बोलती हूँ ना आप लोगों को कि अगर मुझसे बात करनी है तभी मुझे मैसेज करें, जब आप मतलब अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो। तब इन्होंने मुझसे बात की, तो इन्होंने कहा कि बेटा मुझे पैर में बिल्कुल दर्द नहीं है, मैं इसीलिए सुबह 3 किलोमीटर वॉक पे जाता हूँ, मतलब अच्छा खासा वॉक करते हैं ये। तो आप लोगों को पता है कि मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों को बताती हूँ, जो मैंने किया है उसमें कुछ भी मिक्सअप नहीं, और इसीलिए मेरी वीडियो में आपको कुछ नई नई चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है, वही मिलेंगी जो इस तकलीफ को मैंने ठीक करते दौरान अपने ऊपर देखी है और मैंने किए हैं वही। तो जब इन्होंने मुझे बताया कि मैं वॉक कर रहा हूँ, तो मैं हमेशा, आप लोग कभी भी देखोगे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई बहन, उन लोगों को पता है कि मैं मना करती हूँ कि जब तक आप पूरी तरीके से फिट नहीं हो जाते तब तक 15-20 मिनट से ज़्यादा वॉक ना करें, क्योंकि हमारी जो ऊपर की जो बॉडी है उसमें ही इतना वजन होता है कि वो जब डिस्क तो हमारे नीचे हिस्से में है ना, कमर के निचले हिस्से में है, जो लंबर वाली डिस्क है, जब डैमेज हुई है तो हम ऊपर की बॉडी का ही हमारा वजन काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जब हम लंबा वॉक करेंगे तो उसे रेस्ट कहाँ मिलेगा। तो 15-20 मिनट का ये है कि आपने वॉक किया, उसके बाद आप लेट जाइए, तो आपका शरीर एकदम रिलैक्स हो जाएगा, आराम आएगा आपको। तो वो वॉक का जो है वो बैड इफेक्ट आपकी कमर डिस्क पे नहीं जाएगा। तो यही एक प्रॉब्लम है कि आप बाकी सारी चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि अरे चलने में तो दिक्कत नहीं है तो मैं वॉक कर लेता हूँ, या फिर सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ जाता हूँ, या मुझे मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बहुत से पेशेंट कहते हैं मैडम इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, चलने और सीढ़ी चढ़ने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम है नहीं, बढ़ जाती है। और ये मेरे केस में हो चुका है, तो मैं तो इसके लिए बिल्कुल मना ही करती हूँ कि जब तक आप पूरी तरीके से रिकवर ना हो जाए, हर प्रिकॉशंस को अच्छे से फॉलो करिए। तो मैंने उनको भी बताया है, और उनके ज़रिए अब कुछ और लोगों को भी समझ आ गया होगा जो इस चीज़ को बहुत ईजिली ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि हम रिकवर हो चुके हैं, अब तो कुछ नहीं है। लेकिन अगर सुनपन बाकी है, झंझनाहट अभी पैर में बाकी है, तब भी आप ये चीज़ें ना करें, क्योंकि वो आपका इंडिकेशन है कि आपकी नर्व पे अभी भी प्रेशर है ना, तो उस चीज़ को रोकिए। ठीक है, तो ये था गोविंद जी का एक्सपीरियंस, जिनको रिलीफ आया है काफ़ी चीज़ें ट्राई करने के बाद। तो यहाँ पे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, और यही मैं कहती हूँ कि ट्राई करते रहिए। अगर किसी को एक चीज़ से रिलीफ नहीं है तो दूसरा चीज़ आपके पास ऑप्शन है, उसे ट्राई करना है।
अपनी होप को नहीं खोना है, लेकिन प्रिकॉशंस जरूर रखना है। प्रिकॉशंस तो कोई भी कुछ भी कहे ना, आप जरूर करिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं कि कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। मुझे भी बताया था, मैं अपने एक्सपीरियंस बीच बीच में शेयर करती रहूंगी, ठीक है। अगला जो एक्सपीरियंस है ये विनय तिर्के का है और ये पश्चिमी बंगाल से हैं, ठीक है। इन्होंने अभी रिसेंटली मुझसे बात की थी, और इन्होंने अब जो मैसेज मुझे भेजा है वो मैं आप लोगों के लिए पढ़ रही हूँ। इन्होंने लिखा है, थैंक यू सो मच दी, आपकी वजह से मुझे इस दर्द से राहत मिली, और प्रभु आपको आशीष दे कि आप और भी लोगों को मदद करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इन्होंने लिखा है, मेरा ये पेन 3 साल से था, दर्द इनको 3 साल से था, लेकिन ये दवा की वजह से 1 मंथ में ही थोड़ा थोड़ा ठीक हूँ, और आपकी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपके द्वारा ये पेन से रिलीफ मिला, जो मैं चल नहीं सकती थी। आजकल चलती हूँ और ज़्यादा दर्द भी नहीं होता है। पहले तो ज़्यादा देर चलना भी नहीं कर सकती थी, पर इस दवा से अभी बहुत रिलीफ मिला। थैंक यू सो मच, और आप ऐसे ही काम करते रहना। आपके इस मदद के द्वारा मैं अभी बहुत ठीक हूँ। सीधा नहीं हो पा रही थी, पर अभी हो सकती हूँ। देखिए कितना अच्छा लगता है, मतलब कि मेरी तो कोई दवाई नहीं है, मैंने तो सिर्फ तरीका बताया है और वो मेडिसिन बताई है जो मैंने ली थी। किसी को मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो किसी अच्छे हड्डी वाले डॉक्टर, सॉरी हड्डी वाले नहीं, यूनानी डॉक्टर जो बैठते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या तो उनसे कंसल्ट करके लीजिए, या फिर किसी यूनानी हड्डी वाले हकीम जो होते हैं ना, यूनानी हड्डी वाले हकीम, उनसे कंसल्ट करके भी मेडिसिन ले सकते हैं। बाकी अगर कुछ समझना है तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, मैं बात करके, बस मैं बता दूं कि मैं वहाँ पे आपकी जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सकती हूँ, जहाँ पे आपको लगता है कि आप बिल्कुल परफेक्टली प्रिकॉशंस ले रहे हो लेकिन आप गड़बड़ करते हो, मैं वहाँ पे आपको करेक्ट करूँगी। करना नहीं करना वो तो आपकी जिम्मेदारी है। तो मुझे विनय जी का जो मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे ये जानकर बहुत खुशी हुई कि वो पहले तो सीधी नहीं हो सकती थी, वो सीधे खड़े नहीं हो सकती थी, अब वो हो सकती हैं। और यहाँ पे हर कोई रिलेट मत करिए, मतलब इस चीज को समझ सकता है कि किसी को लंबर में ही तकलीफ है, लेकिन किसी को सीधे होने में तकलीफ है, किसी को सीधा सोने में तकलीफ है, किसी को लेफ्ट पैर में तकलीफ है तो किसी को राइट में है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? कमर में, लंबर में। तो हर एक को एक जैसी प्रॉब्लम नहीं होती है, परेशानी की जड़ एक ही है, लेकिन परेशानियां अलग अलग हैं। उसकी वजह से जो हमें दिखाई दे रही है शरीर में कमी, वो अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो वो चीज़ इनकी अभी इनको आराम है उसमें, और दूसरा 3 साल से जो दर्द था उसमें अब अगर इनको सुकून मिला है तो ये बहुत अच्छी खुशी की खबर है। बस अपना ध्यान रखिए, और मसाज और सिकाई और प्रिकॉशंस वो मत छोड़िए। जो भी आप जिस चीज़ से आपको राहत मिल रही है उसको कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है जी। तो विनय जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं जिनका शेयर कर रही हूँ, ये इनकी ज़्यादा एज नहीं है, मेरे ख्याल से 22-25 के आसपास ही हैं। इनका नाम बबलू है और ये हरियाणा से हैं। इंस्टाग्राम के थ्रू ही ये बात करते हैं मुझसे, और इन्होंने अभी जो रिसेंटली मुझे मैसेज भेजा है उसमें इन्होंने लिखा है कि अब दीदी मैं काफ़ी ठीक हूँ। अब ये काफ़ी ठीक हैं, मेरे ख्याल से 4-5 महीने हो गए हैं इनको मुझसे बात करते हुए, और यूनानी मेडिसिन ही ये ले रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि 5 किलोमीटर वॉक पर जाता हूँ मॉर्निंग में। अब ये 5 किलोमीटर वॉक पे जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बस एहतियात बरतिए कि आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप चलें, आप जो भी आप दिन भर में काम कर रहे हैं या आप बैठ रहे हैं, उससे आपको दर्द बढ़ता हुआ नहीं लगना चाहिए, बस उतना ही करना है, ठीक है। दूसरा इन्होंने लिखा है कि अब हाँ, मैं बस 5 किलोमीटर तक वॉक कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक ठीक हूँ। तो ये भी बहुत अच्छी खबर है। बस ये ध्यान रखिए कि अपने ऊपर इतना लोड मत लीजिए, ये चेक करने के लिए कि कहीं मुझे फिर से दर्द तो नहीं आ जा रहा, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस बात का आपको ख्याल रखना है, ठीक है। अगला जो एक्सपीरियंस मैं शेयर कर रही हूँ ये कुलसूम जी का है, और इन्होंने लिखा है, मैम मेरी मेडिसिन कंटिन्यू है। मुझे नहीं पता ये कौन सी मेडिसिन ले रही हैं, लेकिन मेडिसिन ले रही हैं, साथ में मसाज और सिकाई भी कभी कभी, मतलब मसाज और सिकाई भी कर रही हैं मेडिसिन के साथ साथ। इन्होंने लिखा है, कभी कभी दर्द होता है
और कभी कभी नहीं होता है। सोते वक्त तो दर्द बिल्कुल नहीं होता, सुकून की नींद सोती हूँ। अब तो मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है। स्कूल से आकर थकान जैसी हो जाती है। दर्द कभी होता कभी नहीं। सारे प्रिकॉशंस फॉलो करती हूँ, बस थोड़ी अकड़न रहती है। कभी कभी अकड़न भी ठीक हो जाती है। अकड़न का तो ये है कि अकड़न एक लंबे टाइम के बाद मेरी गई थी। मतलब अकड़न का मैं कैसे आपको एक्सप्लेन करूं कि अकड़न किस तरह की थी। मुझे थी रीढ़ की हड्डी, मुझे ऐसा लगता था सीधी हो गई है, लकड़ी की तरह अकड़ गई है, लकड़ी की तरह। मतलब मूर्ति तो खैर क्या ही थी मैं, लेकिन मतलब फील होता था जैसे लकड़ी जैसी बन गई है हड्डी, ठीक है। और वहाँ के मसल जो है वो सपोर्ट नहीं करते थे मुझे, तो वैसी अकड़न थी। और जब मैं करवट भी बदलती थी तो हर हिस्से से दर्द की लहरें उठती थी, तो महसूस होता था रीढ़ की हड्डी के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं ना, वो सब फील होते थे। तो ऐसी वाली अकड़न थी, पर मेरा एक लंबे टाइम के बाद गया है वो। और मसाज और सिकाई उसमें मैं बहुत हेल्प की है मुझे। मेरे साथ साथ एक और पेशेंट थे जो बहुत सीरियस थे, अकड़न को बहुत ज़्यादा थी उनको, उनका भी रिकवर हुआ है। उन्होंने भी अपना एक्सपीरियंस पिछली बहुत मतलब काफ़ी पुरानी वीडियो हो गई होगी उसमें शेयर किया था। तो पर याद है मुझे, क्योंकि वो मुझे रिपीटेडली मैसेज करते थे, मैम दर्द चला गया है लेकिन अकड़न नहीं जा रही है। तो वो उनकी जब रिकवर करने लगे, अकड़न भी जाने लगी, तब उन्होंने मुझे मैसेज किए थे। तो कुलसुम जी का भी अकड़न कभी कभी जब ये दर्द आता है और कभी ठीक होता है, तो इसका मतलब है कि आप लगभग लगभग अच्छी स्टेज पे हो। अब आपको बस अपने प्रिकॉशंस को और जो भी ट्रीटमेंट आप ले रहे हो ना, उसको कंटिन्यू रखना है, उसको छोड़ना नहीं है। उन चीज़ों को, और मसाज और सिकाई वो भी करते रहिए। आप जॉब कर रहे हैं, बेल्ट लगाइए टाइट एकदम डबल सपोर्ट वाली। जब बैठते हैं तो बेल्ट हटा दीजिए। और ध्यान रखिए कि 20-25 मिनट से ज़्यादा एक पोजीशन में ना तो रहना है, खड़ा नहीं, या तो खड़े हैं तो खड़ा नहीं रहना, बैठ जाना है। बैठे हैं तो अगर मौका मिले तो लेट जाइए, या फिर पर आगे की तरफ नहीं लेटना है, ठीक है। अगर चेयर में बैठ के आगे की तरफ सोच रहे हैं ना, टेबल पे सर रखना, वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ा 5-10 मिनट वॉक कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इन्होंने लिखा है कि मैम आपकी वजह से आज मैं इतनी ठीक हूँ। शुक्रिया आपका, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं तो बस जरिया हूँ, करने वाली ज़ात तो ऊपर वाले की है। इन्होंने लिखा है अल्लाह आपकी सारी जायज़ दुआएं कबूल फरमाए, आमीन। आप भी हम सब के लिए दुआ कीजिएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है, मैं भी करती हूँ, मैं सबके लिए दुआ करती हूँ। और आप भी सब दुआ करें एक दूसरे के लिए। जब हम किसी के लिए जो मांगते हैं ना रब से, बिना किसी स्वार्थ के, तो उसके बदले में हमें उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऊपर वाला हमें वैसे ही नवाज देता है। ये तो हकीकत है। तो कुलसुम जी अपना बहुत ध्यान रखिए। आप जिस तरह से कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। बस एहतियात ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है। अगर आप वर्किंग हैं तो घर का काम खुद के ऊपर लोड मत लीजिएगा। अगर आप वर्किंग है ना, तो बाहर का काम आप ऑलरेडी ले चुकी हैं अपने ऊपर, तो घर के लिए या तो कोई हेल्प रखिए, या फिर आप किसी और का, मतलब फैमिली में किसी और का सपोर्ट आपको होना चाहिए। तब आप बाहर वर्किंग हैं तो आपको काफ़ी रिलीफ रहेगा, ठीक है जी। ये अगला जो मैसेज है, नाम तो इसमें शो नहीं हो रहा है। ऐसा होता है ना कि इंस्टाग्राम पे कभी कभी जब जब मैं स्क्रॉल करती हूँ तो किसी का मैसेज आ जाता है सामने, तो मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो नाम मुझे इसमें नहीं शो हो रहा है, लेकिन इंस्टाग्राम पे ही बात हुई है, ये तो पक्का है। इन्होंने लिखा है हेलो मैम, मुझे आपकी यूनानी मेडिसिन लेते हुए अभी 1 मंथ हो रहा है, 80% आराम मिला है। आप ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 1 महीने में अगर 80% है तो बहुत अच्छी बात है। प्लीज़ उसे ज़ाया मत करिएगा, उसे खोइएगा मत, क्योंकि मुझे 80% रिलीफ 1 साल में जाकर मिले, मतलब नसीब हुआ था मुझे, ठीक है। इन्होंने लिखा है मुझे भी ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने, बहुत इलाज कराया मैंने, कहीं पर आराम नहीं हुआ। आयुर्वेदिक में हुआ था, पर मैं प्रिकॉशंस नहीं लेती थी, अब मैं प्रिकॉशंस ले रही हूँ। देखिए, इनको सर्जरी बोला गया था, और जिनको सर्जरी बोल देते हैं डॉक्टर तो वो एकदम से होपलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो बेहतर है कि पहले आप कुछ अच्छी चीज़ें अपने ऊपर और ट्राई कर लें, तब किसी आखिरी फैसले पर जाएं। जबकि वो भी जो डॉक्टर हैं वो उसमें बता ही देते हैं कि भाई ये थोड़ा रिस्की भी है और बाद में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उस चीज़ के बारे में सोचने से पहले थोड़ा सा अपने आप को जरा, दर्द तो बर्दाश्त करना पड़ता है, बस इतना है कि अगर आपको रिलीफ जल्दी नहीं मिल रहा है तो कुछ ना कुछ तो आपको भी करना ही होगा। ज़्यादा वेट भी ना करें, कभी कोई बहुत सीरियस सिचुएशन है और उसमें आप इंतज़ार करते रहें, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन
जो नॉर्मल चीज़ें हैं और नॉर्मल बहुत ज़्यादा पेन है तो वो नॉर्मल है, वो जिनको ज़्यादा दिक्कत होती है उनको होता ही है, लेकिन एकदम से वो फैसले पर ना जाए। अपने लिए ट्रीटमेंट जरूर ट्राई करके देखें, भले ही आपने एलोपैथिक लिया है तो होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानीपैथी इनकी मेडिसिन जरूर ट्राई करें, किसी से कंसल्ट करके लें। प्रिकॉशंस जो मेरी वीडियो में है वो आप लोगों को पता ही है, प्रिकॉशंस लेने ही लेने हैं, चाहे आपको डॉक्टर कहे या ना कहे। ठीक है, ये नहीं कहना कि डॉक्टर ने तो कहा ही नहीं है, तो उनके पास इतना वक्त भी नहीं होता है कि वो बारीक बारीक चीज़ें समझाए। वो मोटा मोटी बता देते हैं, भाई झुकना नहीं है, नीचे नहीं बैठना, वजन नहीं उठाना, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना, बाइक मत चलाना, है ना। लेकिन हम उन चीज़ों पे अमल नहीं करते हैं, वो चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। मुझे खुशी है उनके लिए भी कि उनको ऑपरेशन बताया था और उनको अब 1 महीने में ही 80% रिलीफ है। इस तकलीफ को अगर कोई जड़ से अगर इस तक पहुंच गया है, समझ गया है इस तकलीफ को कि ये तकलीफ है क्या, तो फिर बेहतर वो इसके बारे में इलाज कर पाएंगे, है ना। तो मुझे पता है कि जब हम ये जान जाते हैं कि अगर हमने एक बार भी गलती की और ये प्रॉब्लम फिर से हो जाएगी, अगर हम ये समझ गए हैं तो फिर हम मिस्टेक नहीं करेंगे, है ना। जैसे भारी वजन और झटका लगना, इससे खुद को बचाना है ठीक होने के बाद भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये 100% सही हो जाता है? 100% तो सही है, हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन उसे 100% रहने भी देना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है जी, तो अच्छा है, बेहतर है कि आप रिकवर करें। इन्होंने एक चीज़ और लिखी है, इनको टेल बोन से लेकर पैर की एड़ी पंजे में बहुत तकलीफ थी। मैंने तकलीफ तो बताई नहीं आपको, है ना। तो इन्होंने ये चीज़ बताई है कि ऑपरेशन क्यों बोला गया था, कि इनको टेल बोन से लेकर पैर की एड़ी पंजे में बहुत तकलीफ थी, अब बहुत कम है, चल भी लेती हूँ, थैंक यू वेरी वेरी मच। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों का बस एक रिक्वेस्ट है, आप जब मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करते हैं तो वहाँ करने के बजाय आप मुझे यूट्यूब की मेरी जो वीडियोस है ना उसके नीचे ही आप कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ के जाएं, ताकि लोग वहाँ आके उसे पढ़ सकें। ठीक है, इंस्टाग्राम से तो मैं ही आके स्क्रीनशॉट जब तक शेयर नहीं करूँगी तो किसी को नहीं पता चलेगा, पर यूट्यूब की जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मैं पिन भी कर देती हूँ इसीलिए कमेंट्स को, ताकि जो लोग वीडियोस देख रहे हैं अगर वो चेक करते हैं कमेंट सेक्शन तो उनको कुछ तो मिले वहाँ पे, है ना। तो उसका ध्यान रखिए। अगला जो मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हूँ ये और भी खास है। इनका एक्सपीरियंस इसलिए खास है, मैं अभी पढ़ के बताती हूँ। गणेश जी हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू ही इनसे मेरी बात हुई है और इन्होंने क्या लिखा है, थैंक्स मैम, आपके बताए अनुसार मैंने फॉलो किया, काफ़ी आराम है। मेरे पैर लेफ्ट वाला सुन पड़ गया था बट अब काफ़ी ठीक है। इनका लेफ्ट वाला पैर सुन पड़ गया था। सुन तब पड़ता है जब ऊपर कमर की नस दबी है लंबर में वहीं पे, और किसी को दर्द भी बहुत भयानक होता है और उसके बाद सुन पड़ता है, तो इनका सुन हो गया था। मैंने इनसे पूछा कि क्या क्या कर रहे हो, तो इन्होंने कहा फिजियोथेरेपी किया है, पारिजात के पत्ते, जो पारिजात के पत्ते होते हैं ना, जिसका बहुत ही अच्छा सा प्यारा सा फूल होता है, उसे हार सिंगार भी बोलते हैं, है ना। पारिजात भी बोलते हैं और हार सिंगार भी। तो उसके पत्ते रोज सुबह खाली पेट उसको पीस कर पीते थे, ये इन्होंने बताया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने 2 महीने करीब लिए थे, लेकिन मैंने उबाल के उसका जो अरक होता है, मतलब जो उसका काढ़ा होता है ना, वो पिया था। बहुत कड़वा होता है, बहुत कड़वा होता है, लेकिन बहुत अच्छा होता है हेल्थ वाइज, है ना। तो उसका जो काढ़ा है, इन्होंने खुद डायरेक्ट पत्तों को पीस कर लिखा है, तो वो मुझे नहीं पता है। ठीक है, तो फिजियोथेरेपी भी की है और उनके पारिजात के पत्ते पीस कर पिए हैं सुबह खाली पेट। खाली पेट कभी काफ़ी आराम है, और परहेज करता हूँ आपके वीडियो देखकर जो आप बताती हैं। तो जो परहेज मैं बताती हूँ वो सारे किए हैं, फिजियोथेरेपी की है और वो पारिजात के पत्ते इन्होंने पीस के पिए हैं। इसके अलावा इन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली है और उसी से इनको रिलीफ है। अब मुझे नहीं पता है कि इनको कितना लंबा टाइम से तकलीफ थी, लेकिन अगर किसी को रिलीफ आ रहा है तो बस इससे अच्छी बात कुछ नहीं है। बस अपना ध्यान रख के चलें कि इसमें इस चीज़ों को, इस लाइफस्टाइल को छोड़ना नहीं है। ठीक है, वो ध्यान रखना है। तो गणेश जी का ये एक्सपीरियंस था। अब जो मैं दूसरा आपसे शेयर कर रही हूँ ये और भी खास है। ये दिवाकर पवार जी हैं, इन्होंने यूट्यूब पे ही मैसेज छोड़ा था, मैंने पिन भी किया है। ठीक है,
इन्होंने लिखा है, मैडम आपके बताए हुए परहेज, मालिश और सिकाई और खाने के परहेज से मुझे बहुत फायदा हुआ है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इनको मालिश और सिकाई, खाने का परहेज और जो भी परहेज मैं बताती हूँ फिजिकल, उससे इनको बहुत फायदा हुआ है और अब ये 95% फिट हैं। 5% की कमी है। जानिए इस चीज को कि वो क्यों है। क्योंकि एक लंबे टाइम से अगर किसी को तकलीफ है तो, और वो ऐसी जगह तकलीफ है जहाँ पे हम पूरे दिन उसका यूज करते हैं, तो वो जख्म जो है अंदरूनी है, उसको ठीक होने में टाइम लगता है। लेकिन अगर इन्होंने 95% लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सुकून की बात है। और सिर्फ किससे, कि लाइफस्टाइल चेंज की है। बहुत से लोग कहते हैं ना, पता नहीं क्यों बोलते रहते हैं कि परहेज करो परहेज करो। तो खाने का परहेज इतना ज़रूरी नहीं हो सकता जितना आपका फिजिकल है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। खाने में आप एक बार दो बार अगर आप मिस्टेक कर भी लोगे ना, कोई बात नहीं, पर फिजिकल परहेज में एक बार भी आपने गलती की तो आपकी जितनी रिकवरी होती है ना, वो एकदम से चली जाती है और इसे ठीक होने में टाइम लगता ही लगता है भाई। इसमें ज़रा ध्यान रखिएगा। अभी इन्होंने लिखा है 95% भी पूरी तरह से ठीक हैं। आपने बताया था कि न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना है, मैंने दिखाया और पूरी तरीके से आराम मिल चुका है। मेडिसिन अभी चालू है। अभी मेडिसिन कब तक लेना पड़ेगा? आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मेडिसिन तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे कि कब तक लेना है, लेकिन चलिए, बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने पहले नहीं दिखाया होगा, लेकिन मेरी वीडियो देखने के बाद इन्होंने न्यूरो सर्जन को या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया और मेडिसिन ली है, प्रिकॉशंस लिए हैं जो मैं बताती हूँ, और मालिश और सिकाई जो मैं बताती हूँ वो इन्होंने की है, और अब ये 95% ठीक है। तो बस ये चीज़ होनी चाहिए। मुझे तो इस चीज़, मतलब ये आप समझ सकते हैं कि अगर स्टार्टिंग में आपको ये प्रॉब्लम हो रही है और आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे आराम क्यों नहीं आ रहा, मुझे ये दर्द क्यों है, और अगर सही गाइडेंस मिल जाए सही टाइम पे, तो वो वहीं के वहीं रुक जाती है, वो तकलीफ सीरियस नहीं होती है। तकलीफ की सीरियस होने की सबसे बुरी जो चीज़ है वो ये है कि एक बंदा जो बिल्कुल फिट था वो एकदम से डिप्रेशन में चला जाता है। ये सबसे खराब चीज़ है। उसे लगता है कि भाई मैं डॉक्टर टू डॉक्टर भटक रहा हूँ, मैं हर चीज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं आ रहा है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है। बस यही खराब है। डिप्रेशन नहीं होना चाहिए, खुश रहिए, कोई बात नहीं है। फिजिकल तकलीफ है वो ठीक भी हो जाएगी। बस आपने अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, अपने बैठने का, लेटने का पोस्चर ठीक रखना है। पोस्चर बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपका पोस्चर खराब है तो समझिए सब खराब हो जाएगा, ठीक है। तो बैठना है तो बिल्कुल ऐसे बैठना है, जैसे 90 डिग्री का एंगल बना के बैठते हैं। आगे झुक के या यूं थोड़ा पीछे लेट के ऐसे टेढ़े मेढ़े नहीं लेटना है ना। बिस्तर में भी 2-3 तकिए रख के आधा ऐसे घूमे हुए लेट गए, वो भी नहीं लेटना है। या तो बैठ के पैर सीधे फैला के बैठो या फिर लेट जाओ आराम से, है ना। तो वो पोस्चर भी ठीक रखना है। तो दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। इससे उन लोगों को कम से कम ये समझ आ जाएगा, अगर वो जिनको भी ये तकलीफ अभी स्टार्ट हुई है और जिन्होंने अभी तक न्यूरो को नहीं दिखाया, तो समझ जाएंगे कि मैं क्यों बोलती हूँ कि सीधा किसी न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरो सर्जन के पास जाइए और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, ठीक है जी। ये एक मैसेज मुझे मिला है, ये देसी अंदाज नाम से चैनल है, इन्होंने मैसेज छोड़ा था। मुझे आपकी वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ, वेरी यूज़फुल एडवाइस दी, थैंक यू वेरी मच। तो आपका भी शुक्रिया कि आपने उन एडवाइस को सुना, समझा और उसे अप्लाई किया। अब जिनका मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, आज एक्सपीरियंस काफ़ी लंबे हो गए हैं ना, तो एक्सपीरियंस जो अब मैं शेयर कर रही हूँ ये हैं पंकज उपाध्याय है शायद, इंस्टाग्राम आईडी है इनकी इस नाम से, और इन्होंने इंस्टाग्राम पर ही मुझसे बात की है, मैसेज किए हैं। तो अब इन्होंने मैसेज किया है और इन्होंने लिखा है कि दीदी मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपकी बताई दवा से, मैं अब सारा काम कर लेती हूँ। मेरी पेट में क्या दिक्कत थी ये मैं भी नहीं जानती थी, मगर ये दवा लेते गई और पेट दर्द भी ठीक हो गया। इनको एक दिक्कत थी, इनको कमर में तो दिक्कत थी ही, मतलब जो लंबर की प्रॉब्लम है, लेकिन इनको पेट में भी दर्द होता था। तो आपने मतलब पुरानी वीडियोस के नीचे कमेंट भी पड़े होंगे कि दीदी कमर में अगर डिस्क बल्ज है तो क्या पेट में भी दर्द होता है? तो मैं ये कह सकती हूँ, मैंने कहा कि भाई देखो, जब यूरिन कंट्रोल जा सकता है डिस्क की वजह से, ठीक है। मेरा मेरा तो जो मेरे साथ प्रॉब्लम थी वही मैं बोल रही हूँ। बहुत से लोगों को बहुत अलग अलग चीज़ें भी हुई होंगी, लेकिन
आपकी नस दबी है कमर में, लेकिन आपका यूरिन कंट्रोल गया, तो यूरिन कंट्रोल आप कैसे लूज कर सकते हो, है ना। तो उसका भी सिस्टम, जितना भी ब्लड आ रहा है, आ तो रहा है रीढ़ की हड्डी में, जो हमारी जो मोटी नर्व जा रही है उसी से आ रहा है ना। तो अगर वहीं पे प्रेशर आ गया है तो जितने भी ऑर्गन हैं आसपास के, वो सारे के सारे उनके ऊपर इफेक्ट आएगा ही आएगा, है ना। तो इन्होंने मुझसे पूछा था कि दीदी मुझे पेट में दर्द पता नहीं क्यों हो रहा है, तो मैंने कहा भाई या तो अल्ट्रासाउंड कराओ। इन्होंने कहा नहीं दीदी वो करा लिया, उसमें कुछ नहीं आ रहा है। तो मैंने कहा फिर अब क्या कर सकते हैं, पहले ये ट्रीटमेंट अपना कर लो, आप अपने आप को ठीक कर लो। तो अच्छा है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अब जो शेयर किया है कि मुझे पेट की जो दिक्कत थी वो भी ठीक हो गई है, उनकी कमर की जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी ठीक है, बिल्कुल ठीक है लिखा है उन्होंने, ठीक है। और ये यूनानी मेडिसिन ही ले रही हैं। और इन्होंने लिखा है मेरा एमआरआई हुआ तो पता चला कि कमर की परेशानी है, तो नस नस की वजह से पेट में भी दर्द होता था। ये एमआरआई के थ्रू इनको पता चला कि इनको कमर की जो नस दबी है उसी की वजह से पेट में दर्द है। चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप अब काफ़ी ठीक हैं, और बस यही उम्मीद करती हूँ सब जल्द से जल्द स्वस्थ हों। बस प्रिकॉशंस का ध्यान अभी रखिएगा। आई होप कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि मुझे एक लंबा टाइम लगा है एक नॉर्मल लाइफ में आने के लिए। मैं एकदम से क्विकली नहीं आई कि आज के आज मुझे 90-80% रिलीफ है और मैं खटाक से खड़ी हुई और मैं चल दी, नहीं, ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत डरती भी थी और आज भी डरती हूँ कि भाई झटका ना लगे। हालांकि मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, मैं सारे काम करती हूँ, फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे शरीर के प्रति है। मैं अगर कहीं बाहर जाती हूँ तो आप समझ लीजिए कि कोई नहीं समझता कि आप किस सिचुएशन में, ठीक है। तो सब सोचते हैं कि फिट है, बढ़िया है, सारे काम कर रही है, हंस रही खेल रही है, तो बढ़िया है ना। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरी कुव्वत कितनी है, मैं कितनी देर तक खड़ी रह सकती हूँ। अगर मैंने उससे ज़्यादा अपने ऊपर लोड लिया तो मेरे मेरे बॉडी जो है वो शिविर करने लगेगी, कांपने लगेगी, ठीक है। तो अगर वो थरथरा रही है तो इसका मतलब मेरी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है। तो उस पॉइंट पे मेरा खुद के प्रति ये जिम्मेदारी है कि मैं हर चीज़ को ना बोलूं, और मुझे रेस्ट चाहिए, मैं लेटूंगी, ठीक है। तो एक लाइफस्टाइल मेंटेन करनी ही करनी है अपने आप को ठीक रखने के लिए। तो अब मुझे दोबारा वो लाइफ में नहीं जाना है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि जो लोग भी ठीक हो रहे हैं वो कभी वापस उस तकलीफ में नहीं जाना चाहेंगे। तो अपने आप को अगर हमें ठीक रख सकते हैं हम अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करके, तो क्यों नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। तो पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब मैं आप लोगों के सवाल ले रही हूँ जो आप लोगों ने मुझसे पूछे थे, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहला सवाल है, ये वर्षा जी का है, वर्षा श्रीवास्तव। इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है मैम मेरी राइट साइड कमर में 2 साल से पेन है, बहुत पेन है, पेन क्ली, बहुत पेन किलर लिखा है शायद, पेन किलर लेने से, सिकाई करने से थोड़ा आराम मिलता है, फिर होने लगता है। एमआरआई करवाया, C1 C2 में थोड़ी स्वेलिंग है, L4 L5 में थोड़ा डिस्क बल्ज। सब कह रहे हैं कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरे पेन असहनीय होता है, क्या करूं ऐसे। पता नहीं ESR 50 आया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं, प्लीज़ हेल्प मी। तो वर्षा जी मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ कि अ, मेरे साथ सेम सिचुएशन थी कि जब स्टार्टिंग की बात है ना। तो जब मैंने स्टार्टिंग में ऑर्थो को दिखाया था तो उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, जबकि मैंने वो बाद में जो एक्सरे की रिपोर्ट जो पढ़ी थी मैंने, तो उसमें था लिखा कि लंबर में कहीं पे कुछ मतलब प्रॉब्लम है। वो इतना तो क्लियर हम भी नहीं समझते हैं जब तक हम मेडिकल फील्ड में नहीं है, लेकिन कुछ था, लेकिन एमआरआई में वो डिस्क बल्ज क्लियर हो गया था, ठीक है। तो बहुत से डॉक्टर हैं जो एक तो पेशेंट को प्रेशर ना आ जाए एकदम से दिमाग पे कि मुझे कुछ हो गया है, इस वजह से भी कहते हैं कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली ये है कि उनके ये कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र होके एकदम जैसे आप चलते आ रहे हो वैसे चलते रहो। और कोई समझे या ना समझे, मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि अगर आपको स्वेलिंग है रीढ़ की हड्डी पे, वो अच्छी बात नहीं है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है। दूसरा, लंबर में डिस्क बल्ज है तो वो भी
सोचने की बात है कि वो आपको कह रहे हैं कि बिल्कुल कोई नहीं, छोटी सी चीज़ है, लेकिन आप दर्द असहनीय है, आप झेल रहे हो, वो दर्द आप जानते हो। तो आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए कि अगर आपने न्यूरो सर्जन को नहीं दिखाया तो वहाँ दिखाना चाहिए, ठीक है। अगर वो दिखा चुके हैं आप और आपको लग रहा है कि मुझे रिलीफ नहीं है, तब आप दूसरी ट्रीटमेंट पे ट्राई करिए। सबसे पहले आपने घर से ही स्टार्ट करना है, आपने अपने फिजिकल परहेज घर से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। आगे बिल्कुल नहीं झुकना है, सीधे है ना, सीधे, उससे इतना भी मत झुकिए, इतना भी, ठीक है। तो आगे झुकना बिल्कुल बंद, सिर्फ चेयर पे ही बैठना है, चेयर के अलावा कहीं और मत बैठें। चेयर पे बैठने के लिए अगर आपको टेल बोन से पेन या कमर में पेन ज़्यादा महसूस हो रहा है बैठने पे, तो उस वक्त आप कॉकिक्स कुशन का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप एक्टिवा की जो ट्यूब होती है उसमें थोड़ी सी हवा भरनी, बिल्कुल थोड़ी सी, उसे ऐसे करके दबाओगे ना तो वो बिल्कुल मुट्ठी आपकी भींच जाएगी, इतनी सी हवा भरनी है। उस एक्टिवा की ट्यूब में हवा भरिए, उसको चेयर पे फैला लीजिए, मतलब रख लीजिए सेंटर में, और उसके ऊपर बैठिए। पीछे कुशन लगा लीजिए अगर आपको कुशन रखने से रिलीफ मिलता है, अदरवाइज आप टेक लगा के बैठेंगे तो वो काफ़ी है। पैरों को लटकाने के बजाय पैरों को लंबा करके या तो सामने टेबल पे या दूसरी चेयर पे या बेड पे टिका लें, मतलब लटकाने के बजाय सामने रख लें, ठीक है। फिर आपको वजन नहीं उठाना है, आप कोशिश करिए कि 1-2 किलो भी वजन मत उठाइए, छोड़ दीजिए किसी और के लिए। 15-20 मिनट से ज़्यादा खड़े नहीं होना है। आप घर के काम करते हुए ठीक हो सकते हैं, लेकिन 15-20 मिनट से ज़्यादा लोड मत लीजिए अगर आपको इतना दर्द है, इतनी प्रॉब्लम है ना। जैसे जैसे आप ठीक होते जाओगे वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपनी रूटीन काम थोड़ा सा टाइम भी बढ़ा सकते हो, लेकिन एकदम से मत बढ़ाना। और ये मत सोचना कि 1 घंटे काम करके फिर लेट के आराम करूंगी, प्लीज़ ये मत सोचिएगा। एक पेशेंट हैं जो ये कहती हैं कि मैं सारे प्रिकॉशंस कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो किचन है वो 2 पैड़ियाँ चढ़ के ऊपर है, तो मैं 1 घंटे अपना काम करके हूँ फिर लेटती हूँ, तो वो गलत है, वैसे नहीं चलेगा। आप सीढ़ियाँ आप पे चढ़ने ही, पहले बात तो आप कोशिश करें कि अपने जो, क्योंकि आपकी सेहत से रिलेटेड है, आपकी सेहत का सवाल है, तो अपने किचन का सामान या तो उस जगह पे रख लें जहाँ पे आपको सीढ़ियाँ चढ़नी ना पड़े, या अगर चढ़नी उतरनी ही पड़ रही हैं तो आप फिर वो बेबी स्टेप्स फॉलो करके चढ़िए, और ज़्यादा देर मत खड़े रहिए, 15-20 मिनट से ज़्यादा नहीं। आइए फिर लेट जाइए, फिर लेटिए, फिर दोबारा से खड़े, जैसे मैंने किया है मैं तो वही बता रही हूँ आपको, ठीक है। फिर आप खड़े होते हैं, जैसे पहले बिस्तर तो आपका रुई का गद्दा होना चाहिए बेड पे। जब आप बिस्तर से उठ रहे हैं, लेफ्ट साइड करवट लीजिए, दोनों हाथों को ऐसे करके, ऐसे ना बिस्तर पे ऐसे रखिए और हाथों पे जोर डाल के उठना है। ये उठने का तरीका है, इसे छोड़िएगा मत, ये आपको बहुत मदद करेगा, यकीन मानिए। फिर जैसे ही आप खड़े होते हो, डबल सपोर्ट की एक बेल्ट आती है, मतलब एक बार टाइट करके बांधा, फिर दूसरा भी उसमें टाइट करने के लिए होता है, तो वो डबल सपोर्ट की लंबर बेल्ट लेनी है आपने, उसको लगाना है, ठीक है। जितनी देर आप खड़े रहोगे उतनी देर, जब आप बैठोगे बेल्ट खोल दीजिए, जब आप लेटोगे तब भी खोल देनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर आपने ब्रश करते हुए, मुँह हाथ धोते हुए, हमें थोड़ा, देखो ऐसे खड़े ना तो हमें थोड़ा सा तो झुकना ही पड़ता है ना, नेचुरल सी बात है। उस वक्त एक हाथ से दीवार का सहारा लीजिए ही लीजिए, वो आपके लिए है, मतलब आपको इतनी राहत मिलेगी उससे कि आप एक सहारा पूरा उससे ले लेंगे एक हाथ से, और एक हाथ से करिए वो मुंह हाथ धोना और ब्रश करना। 1 फीट का स्टूल नहाने के लिए यूज करिए, ना छोटा हो ना बड़ा हो, 1 फीट का आता है उतना ही। सिर को ऐसे सीधे बैठे बैठे ही बालों को पीछे की तरफ वॉश करिए, या थोड़ा पीछे झुका के आप सिर धो सकते हैं, पर आगे नहीं झुकाना। इंडियन टॉयलेट है तो ऊंची एड़ी की चप्पल लीजिए, थोड़ी ऊंची एड़ी हो, चप्पल आती है कंफर्टेबल होती है, लेट जेंट्स भी पहन सकते हैं लेडीज चप्पल, क्योंकि वो हमारे कंफर्ट के लिए, ठीक है ना। उसको आप इंडियन टॉयलेट के बाहर रख लीजिए अपनी, वहीं पे जाइए। अगर इंग्लिश टॉयलेट है तो मसला ही नहीं है। तो ये करना है। खाने में खट्टी चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है, चावल आलू जिसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है जैसे केला वगैरह, ये बंद करना है। बाकी सारे फ्रूट्स खा सकते हैं, खट्टी चीज़ें बंद करनी है, खट्टे फ्रूट भी नहीं लेने। कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का पानी, फ्रिज की चीज़ें, फ्रिज के फल बिल्कुल नहीं लेने हैं, नॉर्मल टेम्परेचर वाले आप ले सकते हो। तो ये सारे प्रिकॉशंस हैं, इनको करके देखिए। प्रिकॉशंस पहले करिए, आपको जब रिलीफ आना स्टार्ट होगा उसके बाद आप जो भी आपको ट्रीटमेंट जच रहा है, आपको रिलीफ अच्छा लग रहा है उससे, मेडिसिन से, वो ले सकते हैं, ठीक है। और एक तेल मैंने बता रखा है, घर पे ही मसाज और सिकाई करनी है। मसाज का तरीका बहुत खास है। ये तरीका मैंने जब मैं खुद पे अप्लाई किया था, मुझे पता है कि जब नीचे की तरफ करते थे ना तो आराम नहीं मिलता था, सुकून नहीं मिलता था।
तो फिर मैं समझ गई कि मुझे रीढ़ की हड्डी में ऊपर की दिशा में मसाज करवानी है और सिकाई करनी है। तो नीचे टेल बोन से सिर की दिशा में मसाज करनी है, नीचे टेल बोन से सिर की दिशा में हाथ ले जाना है, फिर हटा लो, फिर नीचे से ऊपर लाओ, फिर हटा लो, फिर नीचे से, ये तरीका है। तेल बनाना है कश्मीरी लहसुन, जिसे गठिया लहसुन भी बोलते हैं, गांठ लहसुन भी बोलते हैं, और तिल का तेल। और तिल के तेल की खासियत जो मैंने पढ़ी थी वो ये थी कि तिल के तेल को अगर पत्थर के ऊपरी हिस्से पे रखो, रात भर में वो पत्थर से रिस कर नीचे पहुंच जाता है। इतनी काबिलियत है वो, इतना मतलब ऐसा तेल है कि वो पत्थर को भी पार कर जाता है। तो वो उस जगह पे क्यों नहीं जाएगा जहाँ पे आपको चोट लगी है, जहाँ पे डैमेज है। इसीलिए मैं बोलती हूँ प्लीज़, जब मैं बोलती हूँ ना कि ऑयल वो ही बना लो, तो वो आप ही ने खरीदना है, आप ही को बनाना है। ये तो है नहीं कि कहीं से ऑर्डर करके मंगाना है। उसी की मसाज करनी है और उसी तरीके से करनी है जैसे मैंने बताया। मसाज करिए 15-20 मिनट, और उसके बाद तुरंत बाद ही आपने गर्म पानी, हॉट वाटर बैग आता है, तो उसमें भरिए, उसे अपने कमर पे रख के लेट जाइए सुकून से। 20-25 मिनट सिकाई दिन में को 3 बार करते हैं तो जिनको बहुत दर्द है उनको बहुत आराम मिलता है, वरना 2 टाइम तो छोड़ना ही नहीं है। ठीक है जी। तो आई होप कि ये सब के लिए है। मुझे कई लोगों ने पूछा कि हम क्या करें, हम क्या करें, तो मैंने एक बार में आपको सबको बता दिया। ये सब के लिए है। जो भी आगे आएंगे मैं बताऊंगी कि पीछे जो वीडियो में बताया वो सारे प्रिकॉशंस आपके लिए हैं। ठीक है। फिर भी कुछ रह जाए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मेरी जो आईडी है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ठीक है जी। अगला सवाल ये असफिया जी का है, और इन्होंने पूछा है कि मैम आपको भी स्लिप डिस्क के साथ sciatica का पैर sciatica का पेन पैर में आया था क्या? हाँ जी, आया था। और ये मेरी स्टार्टिंग फेज थी। मेरे ख्याल से जब दर्द कमर में पूरी तरीके से बैठ गया, उसके लगभग 1 महीने के अंदर अंदर ही लेफ्ट वाले पैर में दर्द आना स्टार्ट हो गया था। और मेरे ख्याल से 10 मिनट भी अगर मैं चल लेती थी तो ऐसा लगता था जो पैर है एड़ी से ऊपर वाला हिस्सा, ऐसा लगता था फट जाएगा, दर्द की वजह से फट जाएगा, इतना भयानक दर्द था। ठीक है। तो ये होता ही है अगर आप प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हो तो। ठीक। अगला सवाल जीत सिंह जी का है, और इन्होंने पूछा है मैम मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैं लाइब्रेरी में लंबे समय से बैठ रहा हूँ। मेरी बैक में जकड़न और बैक दर्द होती है। कहीं मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? और प्लीज़ इस पर वीडियो ज़रूर बनाएं। तो जीत सिंह जी, आप एक बात समझ लीजिए, कभी कभी कमर दर्द जो है ना, हमें लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहने से भी हो जाता है, तो इसलिए पोजीशन चेंज करते रहना है। जैसे मैंने बताया 25 मिनट हो गए हैं या आधा घंटा हो गया तो चेंज दी पोजीशन। आप थोड़ा वॉक कर लो, थोड़ा लेट सकते हो तो लेट जाओ, मतलब बैठे नहीं रहना आपने, है ना। दूसरा, अगर आपको दर्द ज़्यादा आ रहा है या जकड़न ज़्यादा हो रही है तो एक बार न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को एक बार मिल लें, अपनी एमआरआई करा लें, है ना। झटके से जरूर बचाएं खुद को। 2 व्हीलर मत चलाएं। उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, बस से जा सकते हो, आप ऑटो से जा सकते हो, विक्रम से जा सकते हो। और उसमें भी जो ड्राइवर की नज़दीक वाली सीट होती है ना, उस पे बैठिए तो आपको कम झटके लगेंगे। मैं आपको बता दूं कि मैं टेल बोन दर्द की वजह से बैठ नहीं सकती थी, सफ़र नहीं कर सकती थी, लेकिन इलाज के लिए जो जहाँ बता रहा था वहाँ जाना भी था क्योंकि ठीक होना था। तो बस में मैं अपनी जो एक्टिवा की ट्यूब थी ना, उसको लेके जाती थी अपने साथ, कि जब बैठना है तो उसे रखा, उसी के ऊपर बैठी, क्योंकि उससे टेल बोन टच नहीं होती थी सरफेस पे। तो मुझे मतलब कुछ देर की राहत रहती थी। ठीक है। तो अगर आपको, आप में से कोई भी ऑफिस वर्किंग है या आप किसी लाइब्रेरी में बैठ रहे हो, आपका बैठने का काम है, तो आप कॉकिक्स कुशन ले सकते हो उसकी जगह। कॉकिक्स कुशन आपको अमेजोन पे या किसी भी जो मेडिकल स्टोर है उनसे पूछिए, या फिर सर्जिकल स्टोर पे तो मिल ही जाएगा। उसको रखिए, उस पर बैठिए, वो भी आपको हेल्प करेगा। अगर आपको मतलब झुक के आप पढ़ रहे हो तो कोशिश करिए कि टेबल जो है चेस्ट के बिल्कुल पास में सटी हो, मतलब आपको यूं ना झुकना पड़े, बल्कि आपकी जो टेबल है वो यहाँ है, तो आपकी बुक आपके सामने है, तो आपको झुकना नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट बैठे, कमर को टेक लगा के। ठीक है जी। ये करके देखिए जो मैंने बताया है आपको। और अगर फिर भी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है तो फिर आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। जकड़न के लिए आप मालिश और सिकाई करवा सकते हैं, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ठीक है। एक ये मैसेज है सुमन यादव जी का। इन्होंने लिखा है दीदी हमको भी कमर में दर्द
दर्द है, कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि कैल्शियम की कमी है और कुछ डॉक्टर बोलते हैं कि नस दब गई है। प्लीज़ बताएं हम क्या करें। हल्का हल्का रहता है दर्द, दर्द शायद हल्का हल्का रहता है। तो अगर आपको अभी हल्का हल्का दर्द है और अभी तक आपको क्लियर नहीं है तो प्लीज़ आप न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन के पास जाएं, एमआरआई कराएं, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट लें। आपको वही आपको क्लियरली बताएंगे कि नस दबा है या क्या है। क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखिए, मैं क्यों बोलती हूँ कि एमआरआई में पता चलता है कहीं अंदर कोई गांठ तो नहीं बन गई है। जैसे हम लोग नॉर्मली ऊपर से देख रहे हैं दर्द हो रहा है तो हम सोचेंगे अरे डिस्क बल्ज ही होगा, है ना। एक पेशेंट थे, बहुत बुजुर्ग थे, उनको कमर में बहुत तेज दर्द आ रहा था। उन्होंने बात की मुझसे, तो मतलब हमारे जानने वाले थे, तो मैंने कहा हो सकता है भी। उन्होंने कहा कि हमने लंबा सफ़र किया है पिछले दिन और उसकी वजह से झटके झुटके लगे हैं शायद, इसलिए कमर में बहुत दर्द है और पापा बहुत दर्द कर रहा है, उनके पापा को दर्द था। तो अब उन्होंने सोचा कि शायद ये कमर दर्द है और हम भी सोच लेते हैं कि हाँ शायद झटका लगा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पहले डॉक्टर को मिलिए। अगर आपको नस की प्रॉब्लम है तो वो न्यूरोलॉजिस्ट आपको क्लियरली एमआरआई में बता देंगे, है ना। लेकिन अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है, अच्छा उन बुजुर्गों के साथ क्या हुआ था, उनको पथरी का दर्द उठा था, मतलब सफ़र तो किया उन्होंने, उसमें झटके लगे तो उनको किडनी में कहीं पे पथरी रही होगी जो उनको पता नहीं थी। अब झटके लगने से वो पथरी खिसक के नीचे चली गई, किसी डक्ट में आ गई और उसकी वजह से दर्द भयानक हो गया। और वो दर्द कहाँ से महसूस हो रहा था, कमर के पीछे से। आपको पता है ना किडनी में स्टोन होते हैं तभी भी कमर में ही दर्द उठता है, कमर पकड़ के हाय हाय करते हैं क्योंकि पीछे की तरफ रहती है किडनीज, है ना। तो उनको थी पथरी की प्रॉब्लम और पथरी अटक गई थी तो उसकी वजह से दर्द था। और हम सोच लेते हैं एकदम से कि भाई ये कमर दर्द हो गया है, इनको शायद डिस्क की प्रॉब्लम होगी। इसीलिए न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से सबसे पहले मिलना चाहिए ताकि आपकी प्रॉब्लम आपको क्लियरली पता हो, ये ना हो कि आपको कुछ और प्रॉब्लम है। ठीक है, कभी कभी कमर में टीबी होने की वजह से भी दर्द होता है। ठीक, तो उसके लिए भी आप ध्यान रखें। एक चीज़ है कि अगर कैल्शियम की कमी है तो उसके लिए दूध आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बीट रूट जो चुकंदर होता है उसमें भी कैल्शियम बहुत मात्रा में होता है, साथ में हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत अच्छा है वो, है ना। तो बहुत सी नेचुरल चीज़ें हैं जिनसे कैल्शियम की पूर्ति होती है। विटामिन डी की कमी के लिए आप सूरज की रोशनी, जो सुबह की रोशनी होती है, बिल्कुल ठंडी ठंडी रोशनी होती है सुबह जब सूरज निकलता है, उस वक्त 15-20 मिनट भी बैठे, आधा घंटा बैठे, आपके लिए वो बैठे या लेट जाएं जिनको कमर में दर्द है तो उनके लिए विटामिन डी की पूर्ति वहीं से हो जाएगी, नेचुरल जो रिसोर्सेज है। ठीक है जी, तो उसका आपको आई होप आप समझ गए हैं कि आपको क्या करना है फिलहाल। और प्रिकॉशंस तो अभी से लीजिएगा, जो भी अगर आपको नस दबी होगी तो उसमें आपको प्रॉब्लम आगे बढ़ेगी नहीं, तो प्रिकॉशंस अभी से लेने हैं, जो कुछ भी मैंने नस दबने वालों को बताया है ना। नस दबना, डिस्क बल्ज, ये सब एक ही है, इनको अलग अलग मत समझिएगा। अगला सवाल जो है ये शबाना जी का है। इन्होंने लिखा है मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब है, ना चल सकते हैं ना बैठ सकते हैं, मुझसे देखी नहीं जाती है उनकी हालत, 1 मंथ हो गया, बहुत दुखी हूँ। तो देखिए शबाना जी, अगर आपने अभी तक न्यूरो को नहीं दिखाया है तो न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन से जल्द मिलिए और एमआरआई करवाइए उनका। और अगर आप मिल चुके हैं और आराम नहीं आ रहा है तब आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपसे बात करूँगी। जो भी आप हो सकता है वो आपको बताऊंगी, आपके हस्बैंड अगर करना चाहते हैं तो। ठीक है जी, प्रिकॉशंस मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो उन प्रिकॉशंस को अभी से अमल करें, मसाज और सिकाई करें। चलना और बैठना मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बैठी हूँ और मैं आपसे बात कर रही हूँ और इतना वक्त हो गया है ना। तो सब कुछ ठीक हो सकता है, बस आपकी लाइफस्टाइल सही होनी चाहिए और सही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। आपकी बॉडी को जो शूट कर रही है मेडिसिन वो आपको मिलनी ज़रूरी है, तब वो भी ट्राई करना ज़रूरी है आपको, है ना। तो मुझसे बात कर लीजिए, बेहतर रहेगा कि हम बात कर लें फ़ोन पे, तो ही मैं आपको कुछ बता पाऊँगी। अदरवाइज़ तो मैंने बता ही दिया है। अगर आप अभी तक नहीं मिले हैं न्यूरो से तो न्यूरो के जो डॉक्टर होते हैं उनसे मिल लीजिए। अगला सवाल ये लाभ सिंह जी का है और इन्होंने लिखा है कि मैम मुझे भी यही प्रॉब्लम है, मेरा बच्चा 4 साल का है, मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आप ठीक हो सकते हो। ठीक है, बस आपको सही तरीके की जानकारी होनी चाहिए। आपने जो भी कुछ किया है या नहीं किया है, जो मैंने अभी तक वीडियो में बताया है उसे देखिए, आपने क्या नहीं किया है
और क्या आपको नहीं करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। उस चीज़ को करके देखिए, ठीक है। टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। जिन चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, आप खुश रह सकते हो, आप उस चीज़ के ऊपर फोकस करें, ना कि दर्द के ऊपर फोकस करना है। ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि दर्द तो 24 घंटे लगा हुआ है। उस चीज़ से ध्यान हटाने की कोशिश ही करनी है अपने को बस। तो बाकी काम धीरे धीरे अपने आप हो ही जाएगा। और मसाज और सिकाई प्रिकॉशंस वो अभी से स्टार्ट करने हैं। बाकी मैं आप ही को ये कहूँगी कि जब आपको अगर कुछ ना समझ आए तो फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपसे बात कर लूँगी। ठीक है जी। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के काम आए, और इसे ज़रूर शेयर करिएगा अगर कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जो तकलीफ़ में है और जिसको रास्ता नहीं मिल रहा है। बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए मुझे भी और बाकी सबको भी। सब जल्द से जल्द स्वस्थ हों, बस यही दुआ है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।